हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के दूसरे पेपर का अध्ययन करेंगे। इस पेपर में मैंने अभी तक आप लोगों को 4 क्लासेस में 3 यूनिट का अध्ययन करा दिया है। आज की जो क्लास है यानी जो 5वीं क्लास है, इसमें हम लोग चौथे यूनिट का अध्ययन करेंगे और इस चौथे यूनिट का नाम है क्रिटिकल स्टडी ऑफ आईसीटी एंड डेवलपिंग कैपेसिटी, यानी आईसीटी और क्षमताओं के विकास का हमको आलोचनात्मक अध्ययन करना है इस यूनिट में। इसके बाद आप लोगों का ये पेपर भी समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों से कहा था कि आप लोगों की पेपर में 2 ये पेपर जो है महत्वपूर्ण है, एक तीसरा पेपर जो है पर्यावरण वाला है, तो उसका भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो सिलेबस है उसको पूरा करा दूं। हो सकता है करा भी सकता हूं या फिर थोड़ी बहुत डिले भी हो सकती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का वो सिलेबस भी पूरा करा दूं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि क्रिटिकल स्टडी ऑफ आईसीटी और डेवलपिंग कैपेसिटीज क्या है, यानी आईसीटी का और क्षमताओं के विकास का आलोचनात्मक अध्ययन किस तरीके से किया जाए। आलोचनात्मक अध्ययन का मतलब आप लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया है कि किसी भी चीज के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और फिर उसके बाद उसका समाधान बताया जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को इस 5वीं क्लास में क्या पढ़ना है, यूनिट 4। और यूनिट 4 आपका किससे रिलेटेड है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी तथा क्षमताओं के विकास का आलोचनात्मक अध्ययन, क्रिटिकल स्टडी ऑफ आईसीटीज एंड डेवलपिंग कैपेसिटीज। तो सबसे पहले हम आईसीटी का क्रिटिकल स्टडी देखते हैं। तो जैसा कि देखिए आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है इस समय, जिसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में किया जा रहा है और यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। तो शिक्षा में इसका देखिए किस तरीके से उपयोग किया जाता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का अर्थ है कि वे तकनीकें जो सूचना के निर्माण, भंडारण, प्रसार और प्रसंस्करण में सहायता करती हैं। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल उपकरण, डिजिटल मीडिया और सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं, यानी इतने चीजों का इसमें कॉम्बिनेशन होता है और इसी के कॉम्बिनेशन के आधार पे ये सूचनाओं का निर्माण करते हैं, उनका भंडारण करते हैं, उनका प्रसारण करते हैं और इनका प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण करते हैं। अब देखिए आईसीटी के प्रमुख घटक के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है सेकेंड सेमेस्टर में, मैंने आप लोगों को खुद क्लास में पढ़ाया है। तो देखिए इसमें प्रमुख घटक क्या है, पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर में कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट बोर्ड आते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा घटक है सॉफ्टवेयर। इसमें विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम और शैक्षणिक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आते हैं। उसके बाद तीसरा घटक है इसका नेटवर्क। इसमें इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते हैं। और चौथा कंपोनेंट होता है मल्टीमीडिया, जिसमें ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है। अब इसका हम लोग आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं, क्रिटिकल स्टडी ऑफ आईसीटी। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या देखेंगे, इसके सकारात्मक पक्ष को। तो सकारात्मक पक्ष में देखिए इससे क्या होता है कि इससे शिक्षा में सुधार होता है। ई लर्निंग, ऑनलाइन कोर्स, वर्चुअल क्लासरूम और डिजिटल पुस्तकालयों के माध्यम से शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना संभव होता है। इससे छात्रों के लिए स्व अध्ययन और आत्मनिर्देशित अधिगम को बढ़ावा मिलता है। दूसरा इसका देखिए महत्व क्या है, सूचना तक त्वरित पहुंच होती है, यानी इसका उपयोग करके किसी भी सूचना तक छात्रों की पहुंच जो है बहुत जल्दी हो जाती है और विविध प्रकार की जानकारी उनको तुरंत मिलती है। तीसरा इसका सकारात्मक पक्ष क्या है कि इससे अनुकूलित शिक्षा मिलती है, यानी पर्सनलाइज्ड लर्निंग। छात्रों की अपनी जरूरत के अनुसार, जैसे उनकी जरूरत है उस प्रकार की शिक्षण सामग्री इस पर उपलब्ध होती है। इससे छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने और सुधार के लिए फीडबैक भी मिलता है। इसके बाद देखिए चौथा इसका सामाजिक सकारात्मक पक्ष क्या है कि सामाजिक और वैश्विक संपर्क, यानी विभिन्न संस्कृतियों
और समाजों के साथ संवाद और सहयोग की सुविधा भी इससे मिलती है। इसके अलावा देखिए वैश्विक स्तर पर विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान भी होता है। तो ये रहा इसका सकारात्मक पक्ष। अब हम लोग देखेंगे इसके नकारात्मक। इतने फायदे होने के बावजूद भी इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। तो नकारात्मक पक्ष में देखिए सबसे पहला क्या है कि डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल विभाजन। इसमें क्या होता है कि सभी छात्रों को समान रूप से आईसीटी तक पहुंच नहीं होती है। यानी जो स्टूडेंट आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, तो वो सभी लोग आईसीटी का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि डिजिटल असमानता बढ़ती है। यानी जो स्टूडेंट इसका उपयोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं वो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, उनके पास डिफरेंट टाइप का नॉलेज होता है, और जो स्टूडेंट इन सब का उपयोग नहीं कर पाते तो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसका देखिए जो विभाजन कहाँ देखा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को में, महिलाओं को इस तकनीक का सीमित लाभ मिलता है। यानी इन लोगों को इसका जो है लाभ उतना ज्यादा नहीं मिल पाता है। दूसरा देखिए इसका नकारात्मक, आलोचनात्मक सोच में कमी। यानी बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि पूरी तरह से आईसीटी यानी डिजिटल माध्यमों पर ही डिपेंड रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी खुद की अपनी सोचने समझने की क्षमता बाधित होती है। यानी उनको हर चीज इंटरनेट से ही सर्च करने पे मिल जाती है, तो वो अपना दिमाग नहीं लगाते किसी चीज को ढूंढने में, किसी काम को करने में। तो इससे उनकी क्या हो जाती है कि आलोचनात्मक सोच में कमी हो जाती है। देखिए छात्रों का अत्यधिक निर्भरता से मौलिक और आलोचनात्मक सोच प्रभावित हो सकती है। इससे उनको सूचनाओं का सतही उपभोग करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। यानी उनको जैसी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया से मिली, वो उसी को सही मानते हैं और उसी का उपयोग भी करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि उनका जो ज्ञान होता है वो सतही हो जाता है और एक तरह से उपभोक्ता की तरह हो जाता है। तीसरा देखिए नकारात्मक पक्ष क्या है, इससे सूचना का अधिभार होता है, यानी इंफॉर्मेशन का ओवरलोड। देखिए आप लोग जैसे ही मोबाइल ओपन करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो बहुत ढेर सारी घटनाएं, ढेर सी सूचनाएं आपको देखने को मिलती है। तो उसमें आपको लगता है कि इतनी सूचनाओं को मैं देखूं कि ना देखूं, इनमें से किसको मुझे ख्याल रखना चाहिए, किसका नहीं रखना चाहिए, तो ज्यादा ओवरलोड हो जाता है। सूचनाएं बहुत इस पर उपलब्ध होती हैं, तो हमें कंफ्यूजन होता है कि हम किस सूचना को एक्सेप्ट करें, किसको नहीं करें, किसका उपयोग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। आप लोग देखिए किसी चीज का क्वेश्चन है कोई, उसको अगर सर्च भी करते हैं तो उसके कई आंसर आते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अब उसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए देखिए अत्यधिक सूचना का प्रवाह छात्रों में भ्रम पैदा करता है। इससे तनाव और ध्यान की कमी का कारण बन सकता है। गलत या अधूरी जानकारी से भी गलत धारणाएं बन सकती हैं। अब आपने कुछ सर्च किया लेकिन उसमें कुछ और दिखाने लगा, तो आप उसी को देखने लगे। अब इससे क्या होगा कि आपका सर्च कुछ करने का दूसरा मन था, कुछ दूसरा ढूंढने पढ़ने का मन था, आपको सामने कुछ और मिल गया, आप उसी में अपना समय खर्च कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके मन में गलत धारणाएं विकसित होंगी। अगला देखिए नकारात्मक पक्ष क्या है, इससे गोपनीयता आपकी भंग होती है और साइबर सुरक्षा का खतरा रहता है। यानी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा का खतरा रहता है। इससे देखिए साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण और डेटा चोरी की समस्याएं भी होती हैं। यानी किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं लोग, उनको ब्लैकमेल करते हैं। किसी का पासवर्ड, किसी का और भी जो जानकारी रहता है लोगों के द्वारा चुरा लिया जाता है और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, इसका गलत इस्तेमाल किया, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। तो ये समस्याएं भी इससे आती हैं। इससे देखिए शिक्षकों को भी चुनौती मिलती है। यानी ये शिक्षकों को नई तकनीकों को अपनाने और उन्हें कक्षा में प्रभावी ढंग से लागू करने में कठिनाई उत्पन्न करती है। कि जो पहले के पढ़े हुए टीचर हैं, जिनको कंप्यूटर के माध्यम से नहीं पढ़ाया गया है या कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ना नहीं सिखाया गया, ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो उन टीचरों को इसका उपयोग करने में कठिनाई होती है। और विद्यार्थी उसी प्रकार की मांग करते हैं, उनको उसी तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है। तो एक अच्छा टीचर भी बच्चों को इस तरीके का उपयोग करके अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता। तो इससे भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। आप देखिए अगला क्या है कि क्षमताओं का विकास, डेवलपिंग कैपेसिटीज। इसके संदर्भ में आईसीटी किस प्रकार से काम करता है, कैसे यह उपयोगी होता है। तो देखिए क्षमताओं का विकास यानी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट का अर्थ है कि व्यक्तियों में उन कौशलों, ज्ञान और दृष्टिकोणों को विकसित करना
जो उन्हें अपने जीवन में आत्मनिर्भर, सफल और रचनात्मक बनाते हैं। इसका मतलब कि क्षमताओं का विकास का मतलब हो गया कि किसी भी स्टूडेंट में अलग तरह की कौशल, अलग तरह का ज्ञान और अलग तरह का दृष्टिकोण यानी व्यू डेवलप करे, जिससे वह अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सके, सफल बन सके और क्रिएटिव बन सके। तब जाके वो बेहतर तरीके से अपने जीवन को जीने में, करने में सफल हो जाएगा। देखिए, तो इसमें आईसीटी जो है इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, आईसीटी के माध्यम से किस प्रकार से क्षमताओं का विकास होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है, यानी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी का विकास होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि समस्या समाधान करने की जो क्षमता होती है वो विकसित होती है, डेवलप होती है। विभिन्न प्रकार के डिजिटल उपकरणों के माध्यम से देखिए समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। छात्रों को गणितीय और तार्किक समस्याओं को हल करने के लिए सॉफ्टवेयर और सिमुलेशन का उपयोग करना सिखाना संभव होता है। दूसरा, इससे देखिए क्या होता है कि छात्रों की विश्लेषणात्मक सोच यानी एनालिटिकल थिंकिंग जो है बहुत बेहतर होती है। विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन स्रोतों से जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन करना संभव हो जाता है, जिससे उनकी एनालिसिस करने की क्षमता विकसित हो जाती है। छात्रों को सूचना के स्रोतों की प्रामाणिकता की जांच करना भी सिखाया जाता है, यानी उनको कोई सूचना मिली है, किसी ने उनको कोई इंफॉर्मेशन दी है, अखबार से पढ़ा है उन्होंने या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, किसी सोशल मीडिया से उन्होंने सुना है, तो वो चीज प्रामाणिक है कि नहीं उसको जांच सकते हैं। तीसरा देखिए, इससे रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और इनोवेशन, नवाचार भी विकसित होता है। विभिन्न प्रकार के देखिए मल्टीमीडिया टूल्स होते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, एनिमेशन। इसके माध्यम से छात्रों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। छात्रों को विभिन्न प्रकार की डिजिटल कहानियां, प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। दूसरा देखिए, इससे क्या होता है, आईसीटी का उपयोग करके सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं का भी विकास किया जाता है, यानी सोशल एंड इमोशनल कैपेबिलिटीज भी डेवलप की जाती हैं। इसमें देखिए क्या किया जाता है कि छात्रों के अंदर सहयोग और टीम वर्क की भावना का विकास किया जाता है। कैसे किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन सहयोगी टूल्स आते हैं, जैसे देखिए गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। इसका उपयोग करके समूह परियोजनाओं पर कार्य करना संभव हो पाता है। देखिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समूह में कार्य करना सिखाना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर उनका ग्रुप बना दीजिए और सब लोग एक दूसरे के साथ उस पर डिस्कशन करेंगे, किसी भी समस्या पर चर्चा करेंगे, तो इससे उनके अंदर सहयोग और टीम वर्क की भावना विकसित होगी। इसके साथ साथ इस पर देखिए विभिन्न संस्कृतियों और समाजों के साथ संवाद करना और विचारों का आदान प्रदान करना संभव होता है। दूसरा देखिए, इससे क्या होता है, संचार कौशल बहुत बेहतर होता है, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी और नैतिक रूप से संवाद करने से उनका संचार कौशल बेहतर होगा। ऑनलाइन सभ्यता और डिजिटल शिष्टाचार का पालन करना भी वो लोग सीखते हैं। अगला देखिए काम क्या होता है, इससे सहानुभूति और नैतिक दृष्टिकोण विकसित होता है। छात्रों में विविध समुदायों और दृष्टिकोणों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित होती है। अब देखिए तकनीकी क्षमताएं कैसे विकसित होती हैं, टेक्निकल कैपेबिलिटी। इससे देखिए क्या होते हैं, पहला काम कि सूचना के प्रति साक्षरता में विकास होता है, साक्षरता बढ़ती है। होता क्या है कि छात्रों को सिखाना कि ऑनलाइन जानकारी की प्रामाणिकता कैसे जांची जाए, डेटा की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता कैसे विकसित की जाए। फिर इससे देखिए डिजिटल कौशल में बहुत ज्यादा विकास होता है, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट का प्रभावी उपयोग करना सीख जाते हैं वो लोग। इसके अलावा देखिए बहुत से स्टूडेंट हैं जो प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे व्यवसायिक कौशल भी सीखने में सक्षम होते हैं और इसका उपयोग बेहतर तरीके से करके वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम होते हैं। फिर इसे देखिए साइबर सुरक्षा और गोपनीयता भी वो बना सकते हैं। जिनको अच्छी जानकारी रहती है वो साइबर हमलों के शिकार नहीं होते हैं, वो अपनी प्राइवेसी भी बना के रखते हैं, अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को वो इनक्रिप्ट करके रखते हैं, पासवर्ड डाल के रखते हैं, उसको बैकअप लेकर रखते हैं। तो ये सारी जानकारियां क्या करती हैं कि उनके जो काम की चीजें हैं उनको नुकसान होने से बचाती हैं और लंबे समय तक उनके लिए उपयोगी बनाती हैं। देखिए छात्रों को ऑनलाइन सुरक्षा के मूल सिद्धांतों से परिचित कराया जाता है।
डाटा की गोपनीयता और पासवर्ड प्रबंधन की समझ भी उनमें विकसित की जाए। जो लोग जानकार नहीं होते हैं, जिनको अच्छी तरीके से जानकारी नहीं होती है, उनके साथ ही बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती है। लेकिन जो स्टूडेंट जानकार होते हैं तो उनके डाटा वगैरह को कोई चुरा नहीं सकता है और उनके साथ धोखाधड़ी भी नहीं होती है। आप देखिए अगला क्या है कि आईसीटी का समावेशी और न्याय संगत उपयोग कैसे किया जा सकता है। देखिए आईसीटी के माध्यम से क्षमताओं के विकास में आवश्यक है कि सभी छात्रों को समान अवसर मिले। इसके लिए क्या करना होगा, डिजिटल साक्षरता अभियान चलाना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीक तक पहुंच बढ़ानी चाहिए, शिक्षकों को आईसीटी में प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे इसे प्रभावी रूप से कक्षा में लागू कर सकें। अब अगला टॉपिक क्या है, देखिए स्कूलों में आईसीटी आधारित शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण क्या होता है। देखिए तो स्कूलों में आईसीटी आधारित शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण में सबसे पहला होता है ई लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा, यानी ई लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो इसमें देखिए क्या किया जाता है कि ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जाता है और विभिन्न प्रकार के वेबिनार का भी आयोजन किया जाता है। इसमें देखिए वर्चुअल क्लासरूम यानी आभासी कक्षाओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माध्यम से शिक्षक और छात्र ऑनलाइन संवाद करते हैं, डिस्कशन करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, यानी सहभागिता करते हैं। इसके अलावा देखिए वेबिनार और वर्चुअल सेमिनार आयोजित की जाती है। छात्रों और शिक्षकों को वैश्विक स्तर पर विशेषज्ञों से संवाद करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा देखिए ई कंटेंट और डिजिटल पुस्तकालय तक उनकी पहुंच होती है, जिसमें देखिए ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, पीडीएफ छात्रों के लिए पाठ्य सामग्री का डिजिटल रूप में उपयोग करना संभव होता है। उसके बाद देखिए अगला क्या फायदा होता है कि राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जो सरकार के द्वारा विकसित किया गया है, जिसको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है, इस तक पहुंच छात्रों और शिक्षकों के लिए संभव होती है और वे विभिन्न विषयों पर शोध सामग्री और संदर्भ पुस्तकें यहां से प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। दूसरा देखिए क्या किया जाता है, ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग में देखिए क्या होता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का मिश्रण किया जाता है, यानी पारंपरिक रूप से जो शिक्षण होता है क्लास में बच्चों के सामने वो और डिजिटल संसाधनों का दोनों का उपयोग किया जाता है। यानी कुछ चीजें टीचर्स के द्वारा बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं और कुछ चीजों का डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके किया जाता है। इसके बाद देखिए इसमें फ्लिप्ड क्लासरूम का उपयोग किया जाता है। फ्लिप्ड क्लासरूम देखिए क्या होता है कि इसमें छात्र पहले ऑनलाइन सामग्री देखते हैं और फिर कक्षा में व्यवहारिक गतिविधियां करते हैं, यानी पहले ऑनलाइन माध्यम से उस चीज को देखते हैं और फिर उसको कक्षा में व्यवहारिक रूप से अपने द्वारा करते हैं। इसके बाद देखिए इसमें मल्टीमीडिया और इंटरैक्टिव सामग्री का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और सिमुलेशन का उपयोग किया जाता है। छात्रों को अवधारणाओं को बेहतर तरीके से समझाने के लिए इन सारी चीजों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए तीसरी चीज क्या है कि स्मार्ट क्लास और डिजिटल कक्षाओं का कैसे आयोजन किया जाता है। तो इसके लिए देखिए क्या होता है कि स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल प्रोजेक्टर की व्यवस्था की जाती है, उसको क्लास में उपलब्ध कराया जाता है, हर क्लास में इसको लगाया जाता है। इससे देखिए क्या होता है कि जो पाठ्य सामग्री होती है वो इंटरैक्टिव होती है, आकर्षक बनती है और इससे छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर, पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम पर बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसमें देखिए ग्राफिक्स का उपयोग होता है, वीडियो का उपयोग होता है और एनिमेशन का उपयोग होता है, जिससे छात्रों की समझ में सुधार होता है। उसके बाद फिर इसी में देखिए वर्चुअल लैब और सिमुलेशन का उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जैसे देखिए साइंस, विज्ञान और गणित, इन विषयों के प्रयोगों को वर्चुअल लैब के माध्यम से छात्रों को समझाया जाता है। बहुत से ऐसे स्कूल कॉलेज होते हैं जहां लैब नहीं होती या लैब है तो बहुत बेहतर क्वालिटी की नहीं है, तो उनको ऑनलाइन माध्यम से लैब का वीडियो दिखाकर, लैब के प्रयोग दिखाकर विभिन्न प्रकार के उनको अच्छे तरीके से उनको समझाया जाता है। उसके अलावा देखिए विभिन्न प्रकार के सिमुलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को भी सरल बनाकर छात्रों को समझाया जाता है, सिखाया जाता है। इसके बाद देखिए गेम आधारित शिक्षण भी कराया जाता है। इससे देखिए शिक्षा में गेमिफिकेशन को बढ़ावा मिलता है। छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करने और उनकी रुचि बनाए रखने के लिए शैक्षिक खेलों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए छात्रों में प्रेरणा और प्रतियोगी क्षमता को भी विकसित किया जाता है। उनको अंक, बैज
और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जिससे उनको प्रोत्साहन मिलता है, उनको अच्छा मार्क्स दिया जाता है, उनको बैच दिए जाते हैं और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो प्रोत्साहित होते हैं। इसके अलावा देखिए वर्चुअल रियलिटी वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी एआर का भी उपयोग किया जाता है। इससे छात्रों को विषय वस्तु का आभासी अनुभव प्रदान होता है, जिससे उनकी समझ और अनुभव बेहतर होते हैं। अगला है देखिए, इससे अनुकूलित और व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करने में बहुत सहायता होती है। क्यों? क्योंकि छात्र इसके द्वारा अपने अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के सक्षम होते हैं। क्यों होते हैं कि इसमें एआई आधारित शिक्षा प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यानी छात्रों की सीखने की गति और शैली के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुकूलित किया जाता है। इसमें एडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जो छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करके उनको व्यक्तिगत फीडबैक प्रदान करता है। इसमें देखिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यानी एलएमएस प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें देखिए मूडल, ब्लैक बोर्ड बहुत प्रसिद्ध है, इनका ज्यादा उपयोग किया जाता है। इससे शिक्षकों और छात्रों के बीच संसाधनों, असाइनमेंट और फीडबैक का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा देखिए उनकी प्रगति की ट्रैकिंग की जाती है कि छात्रों की प्रगति किस प्रकार की है। इससे देखिए छात्रों की प्रगति पर नजर रखा जाता है और समय पर उसमें सुधार के लिए सुझाव दिया जाता है। अब देखिए शिक्षकों का व्यावसायिक विकास करने में आईसीटी की क्या भूमिका है, यानी शिक्षकों के अंदर प्रोफेशनल कैपेबिलिटी या प्रोफेशनल कैपेसिटी डेवलप करने में किस प्रकार से आईसीटी भूमिका निभाता है। तो देखिए शिक्षकों के लिए सबसे पहले ऑनलाइन प्रशिक्षण और वेबिनार का आयोजन करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें देखिए नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, जिसको सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसका शॉर्टकट में नाम क्या है, निष्ठा। यह देखिए क्या है कि शिक्षकों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल और संसाधन उपलब्ध करने का एक प्लेटफॉर्म है। उसी प्रकार से देखिए स्वयं और मोक्ष है, जिसमें शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध है और प्रमाणन कार्यक्रम भी उपलब्ध है। इससे विभिन्न प्रकार के कोर्स कर सकते हैं और उससे सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए माइक्रो क्रेडेंशियल और सर्टिफिकेट प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन और प्रमाणन शामिल होता है। इसमें शिक्षकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रमाण पत्र और माइक्रो क्रेडेंशियल प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसमें स्वनिर्देशित शिक्षण की सुविधा उपलब्ध होती है। शिक्षक अपने समय और रुचि के अनुसार ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि इस पर विभिन्न प्रकार के क्लासों को आयोजित किया जाता है विभिन्न चैनलों के माध्यम से, और उन चैनलों पे टीचर्स पढ़ाते हैं। उससे उनको अपने ज्ञान का विकास करने में फायदा होता है और उससे बच्चों का भी फायदा होता है। इसके बाद देखिए इससे पीयर लर्निंग और ऑनलाइन कम्युनिटी का विकास होता है, इससे वो डेवलप होता है। इससे शिक्षकों के लिए ऑनलाइन नेटवर्क उपलब्ध हो जाता है। विभिन्न प्रकार के टीचर फोरम और ऑनलाइन कम्युनिटी डेवलप होती है। शिक्षकों को विचार विमर्श और संसाधनों को साझा करने का एक मंच मिलता है, जिसमें विभिन्न टीचर जुड़े होते हैं और एक दूसरे के विचारों को उस पर साझा करते हैं। इससे देखिए उनको प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों से बात करने का, संवाद करने का भी मौका मिलता है। वो अपने से जो सीनियर होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनसे देखिए अपने विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, सहयोग प्राप्त करते हैं और इस तरीके से उनका बेहतर तरीके से विकास होता है। इसके अलावा देखिए उनमें सहभागिता और सह निर्माण की क्षमता विकसित होती है। उनके लिए देखिए कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म, यानी शिक्षकों को सहकर्मियों के साथ पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री साझा करने की सुविधा मिलती है। इससे देखिए उनके अंदर ज्ञान का आदान प्रदान करना संभव होता है। विभिन्न शिक्षण दृष्टिकोणों और रणनीतियों को वो अनुभव के साथ साझा करने के योग्य बनते हैं। फिर उसके बाद देखिए शिक्षकों का मूल्यांकन और प्रतिक्रिया प्रणाली भी इससे डेवलप होती है, उसका उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए ऑनलाइन मूल्यांकन और प्रतिक्रिया देना संभव होता है। शिक्षकों का प्रदर्शन किस प्रकार से है और शिक्षण विधियों का मूल्यांकन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। इसका देखिए 360 डिग्री फीडबैक प्रणाली के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। इससे छात्रों को, अभिभावकों को और सहकर्मियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर सुधार की गुंजाइश प्रदान की जाती है। इसके बाद फिर देखिए इससे ई पोर्टफोलियो और डिजिटल प्रोफाइल बनाने में सहायता मिलती है। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के डिजिटल प्रोफाइल और ई पोर्टफोलियो बनाना इससे आसान हो जाता है।
इससे उनका निरंतर विकास किया जा सकता है। शिक्षकों को उनके कौशल और दक्षताओं के अद्यतन करने में यह मदद करता है। अब देखिए अनुसंधान और नवाचार में आईसीटी का उपयोग। तो इससे देखिए क्या होता है कि शोध और नवीन शिक्षण दृष्टिकोण का विकास होता है। विभिन्न प्रकार के डाटा का एनालिटिक्स और एआई के माध्यम से छात्रों को इन सारी चीजों के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान की जाती है। उनकी प्रगति और शिक्षण विधियों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। इसमें देखिए शोध आधारित शिक्षण कराया जाता है। शिक्षकों को नवीन शिक्षण पद्धतियों पर शोध करने और उन्हें लागू करने का अवसर दिया जाता है। डिजिटल संसाधनों का उपयोग करने के योग्य बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक पत्रिकाओं और शोध पत्रों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होती है और इससे शिक्षकों को नई शिक्षा नीतियों और प्रवृत्तियों पर अद्यतन जानकारी प्राप्त करने में जो है सहायता मिलती है। अब देखिए आईसीटी आधारित शिक्षण और व्यावसायिक विकास के प्रसार की जो विधियां होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, यानी मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन क्या क्या होता है। तो देखिए ये भी आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है कि पहला क्या होता है सिंक्रोनस मोड, यानी इसको तुल्यकालिक मीडिया कहा जाता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जब कोई क्लास बच्चों के लिए आयोजित की जाती है तो उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों लोग ऑनलाइन माध्यम से होते तो है लेकिन सेम टाइम पर होते हैं, यानी बाद में उनको वो चीज उपलब्ध नहीं हो पाएगी, जिसको आप लोग लाइव क्लासेस के रूप में जानते हैं। तो ऐसी लाइव क्लासेस जिनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जिनको रिकॉर्ड फॉर्म में दोबारा आप नहीं देख सकते हो, तो वो फेस टू फेस होती है लेकिन रियल में नहीं होती बल्कि आभासी रूप में होती है। तो देखिए इसमें रियल टाइम संवाद और सहभागिता करना संभव होता है। जब देखिए ऑनलाइन क्लासेस आप लोग लाइव मोड में करते हो तो टीचर के साथ संवाद कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बातें कर सकते हो। तो देखिए ऑनलाइन लाइव कक्षाएं आयोजित होती हैं जिसमें शिक्षक और छात्र एक ही समय पर संवाद कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए वेबिनार और वर्चुअल सेमिनार का भी आयोजन होता है जिसमें शिक्षक और छात्रों को विशेषज्ञों से सीधा संवाद करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा देखिए इस पर विभिन्न प्रकार के लाइव क्विज और पोल्स को भी आयोजित किया जाता है जिससे इंटरेक्टिव सत्र का निर्माण होता है और छात्रों की समझ का मूल्यांकन करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए लाइव पोल और क्विज आयोजित किया जाता है। दूसरा देखिए माध्यम है एसिंक्रोनस मोड, इसको अतुल्यकालिक माध्यम कहा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि वही क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है, पीडीएफ फॉर्म में मिलती है, प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि टीचर्स आपके लिए उस समय मौजूद नहीं होता, उसने पहले कोई क्लास पढ़ाई उसको रिकॉर्ड कर दिया और फिर उसको आप बार बार देख सकते हो। इसमें देखिए ऑन डिमांड शिक्षा इसको कहा जाता है, यानी इसमें आपकी जब जरूरत हो, जब जिस वीडियो को देखना हो, जिस क्लास को देखना हो, आप उसको देख सकते हैं। देखिए इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, वीडियो ट्यूटोरियल होता है। इससे देखिए छात्र और शिक्षक अपने समयानुसार अध्ययन करने में योग्य होते हैं। लाइव क्लासेस का क्या होता है कि एक टाइम होता है फिक्स, उसी टाइम पर आपको उस क्लास अटेंड करना पड़ता है, लेकिन रिकॉर्डेड में ऐसा नहीं होता, आपको जब समय मिले, जैसे आपकी सुविधा हो तब देख सकते हैं। इसके द्वारा देखिए फोरम डिस्कशन और ब्लॉग्स का भी जो है सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न शिक्षकों और छात्रों को देखिए प्रश्न पूछने, विचार साझा करने और विचार विमर्श करने का अवसर दिया जाता है। इसके अलावा इसमें देखिए ईमेल और मैसेजिंग की भी सुविधा मिलती है। शिक्षकों और छात्रों के बीच सूचनाओं और असाइनमेंट का आदान प्रदान करना संभव होता है, यानी वो एक दूसरे को सूचनाएं दे सकते हैं या किसी से सूचना ले सकते हैं। अब देखिए तीसरा जो मूड है वो मिश्रित मूड है, हाइब्रिड या ब्लेंडेड मूड कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का उपयोग किया जाता है, इसी के लिए इसको देखिए ब्लेंडेड मूड कहा जाता है, ब्लेंडेड लर्निंग। इसमें ऑनलाइन और पारंपरिक शिक्षण विधियों का संयोजन होता है। फ्लिप्ड क्लासरूम होता है, इनमें ऑनलाइन शिक्षण सामग्री को घर पर अध्ययन करना और कक्षा में चर्चा और गतिविधियां करना। आप लोग भी करते हैं, देखिए कि कक्षा में जब क्लास में आपको पढ़ाया जाता है तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उस इंपॉर्टेंट चीज को नोट करते हैं और फिर उससे रिलेटेड आप अध्ययन ऑनलाइन माध्यम से अपने घर पर आराम से करते हैं, या आपके मन में जो भी डाउट होती है उस क्लास से रिलेटेड आप उसको ऑनलाइन माध्यमों से क्लियर कर लेते हैं। इसमें देखिए ऑफलाइन फीडबैक और मूल्यांकन होता है, यानी ऑनलाइन शिक्षण करने के बाद, ऑनलाइन तरीके से पढ़ने के बाद आप ऑफलाइन मोड में टीचर से बैठकर बातें कर सकते हैं, उससे डिस्कशन कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन शिक्षण के बाद
कक्षा में चर्चा और सुधारात्मक सुझाव कराया जा सकता है। अब देखिए है आईसीटी आधारित ये जो दृष्टिकोण है, इनसे कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया कि क्या क्या इसके नकारात्मक पक्ष है, तो वही नकारात्मक पक्ष इसमें क्या है, चुनौतियों पूर्व। जैसे देखिए डिजिटल विभाजन की समस्या उत्पन्न होती है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, अमीर और गरीबों के बीच क्या होता है, कमी देखी जाती है, लोगों को ज्यादा सुविधा मिलता है, किसी को कम मिलता है। शिक्षकों को अपर्याप्त प्रशिक्षण होता है। इससे देखिए अधिकांश, अभी मैंने आप लोग को बताया कि अधिकांश जो शिक्षक होते हैं जो पहले पढ़े हुए हैं, तो उनको डिजिटल माध्यम की ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, जिससे उनको इन सब माध्यमों का उपयोग करने में समस्या होती है। और इससे देखिए साइबर सुरक्षा और गोपनीयता की जो है समस्या बनी रहती है। अब देखिए इसी यूनिट में आपका अगला टॉपिक क्या है कि पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण, ज्ञान के प्रकार और प्रकृति तथा शैक्षणिक तत्वों की विवेचना। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पाठ्य पुस्तकों का महत्व और उनका परिचय। तो देखिए पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं, पाठ्य पुस्तकें क्या योगदान देती हैं किसी भी छात्र के ज्ञान के विकास में। तो देखिए पाठ्य पुस्तकें टेक्स्ट बुक औपचारिक शिक्षा प्रणाली में ज्ञान के प्रमुख स्रोत होते हैं। यानी औपचारिक शिक्षा जिसमें बच्चे क्लास में टीचर्स के द्वारा पढ़ते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसमें किताबें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये न केवल विषय वस्तु कंटेंट प्रस्तुत करती हैं, बल्कि छात्रों में समझ, सोचने की क्षमता और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में भी ये सहायक होती है। किसी भी पाठ्य पुस्तक में शामिल सामग्री शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया और मूल्यांकन पद्धति के माध्यम से छात्रों को विभिन्न प्रकार के ज्ञान और शैक्षणिक तत्वों से परिचित कराया जाता है। अब देखिए पाठ्य पुस्तकों में निहित ज्ञान की प्रकृति और उनका प्रकार किस प्रकार से होता है। तो देखिए पहला होता है घोषित और निहित ज्ञान, यानी एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट नॉलेज। इसमें देखिए घोषित ज्ञान क्या होता है, एक्सप्लिसिट नॉलेज, यह प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत ज्ञान होता है जिसे छात्र सीधे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए ऐतिहासिक घटनाओं की तारीखों, गणितीय सूत्रों और वैज्ञानिक परिभाषाओं का अध्ययन किताबों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से स्टूडेंट करने में सक्षम होते हैं। दूसरा देखिए होता है निहित ज्ञान, इम्प्लिसिट नॉलेज। ये देखिए क्या होता है, इसे अघोषित और अव्यक्त ज्ञान भी कहा जाता है। इसे छात्र पाठ्य पुस्तक में छिपे संदेशों, दृष्टिकोणों और संदर्भों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। देखिए आप जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो उसके पढ़ने के बाद आप उससे मिलने वाले ज्ञान के बारे में समझते हैं। यानी ये कोई कहानी है, कोई कविता है, तो हमको वो क्या बताना चाहती है, उससे हमको क्या शिक्षा मिलती है, हमको क्या सीख मिल रही है, ये चीज हम लोग देखते हैं। तो ये क्या होता है कि अघोषित अव्यक्त, यानी वो स्पष्ट रूप से उसमें लिखा नहीं होता है, वो लिखा होता है किसी दूसरे रूप में, लेकिन वो हमको शिक्षा किसी दूसरे चीज की देता है। जैसे देखिए सामाजिक मूल्यों, नैतिक सिद्धांतों और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का परोक्ष ज्ञान इससे कराया जाता है। ठीक, अब देखिए विषयगत ज्ञान और अंतः विषय ज्ञान क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट नॉलेज एंड इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज। तो विषयगत ज्ञान क्या होता है, देखिए डिसिप्लिनरी नॉलेज, यह किसी एक विषय या अनुशासन का ज्ञान है, जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल इत्यादि। इसमें देखिए पाठ्य पुस्तकें क्या करती हैं कि पाठ्य पुस्तकें इस ज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करती हैं, जिससे छात्रों को किसी विषय विशेष का गहन ज्ञान प्राप्त करना आसान होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग विषय के टीचर्स के द्वारा चीजें पढ़ाने को मिलती है, पढ़ाया जाता है। तो अलग अलग विषयों के द्वारा, अलग अलग विषयों के टीचरों के द्वारा जब आपको कोई चीज पढ़ाई जाती है, तो उससे आपको विशेष प्रकार का नॉलेज मिलता है, क्योंकि माना जाता है कि जो अलग अलग विषय के टीचर होते हैं वो अपने अपने विषय के अनुभवी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो उससे उनको गहन ज्ञान मिलता है। अगली चीज क्या है, अंतः विषय ज्ञान, इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज। इससे क्या होता है कि विभिन्न विषयों का आपस में समायोजन होता है, समावेश होता है, एक विषय दूसरे विषय से जुड़ा होता है। जैसे देखिए आप लोग सामाजिक विज्ञान के विषयों को पढ़ते हैं, तो जिसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इतिहास में और भूगोल में कॉमन होती हैं। उसी प्रकार से देखिए कुछ और भी चीजें होती हैं जो राजनीतिक विज्ञान और इतिहास से जुड़ी रहती हैं।
अर्थशास्त्र देखिए भूगोल से जुड़ा रहता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भूगोल में पढ़ने को मिलती हैं, वही चीज अर्थशास्त्र में पढ़ने को मिलती है। तो इसको क्या कहते हैं, अंतः विषय ज्ञान कहा जाता है। यह देखिए विभिन्न विषयों के बीच संबंध और सहसंबंध को समझने में मदद करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए पर्यावरण अध्ययन के लिए आप देखिए विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का समावेश करके अध्ययन कर सकते हैं। यानी पर्यावरण अध्ययन आपको पढ़ना है तो आपको विज्ञान में भी पढ़ने को मिल सकता है, समाजशास्त्र में भी मिल सकता है, अर्थशास्त्र में भी मिल सकता है और भूगोल में भी मिल सकता है। तो क्या हो गया कि विभिन्न प्रकार के विषयों का आपस में क्या है, सहयोजन है, संबंध है। इसके बाद देखिए अगला है प्रक्रियात्मक और अवधारणात्मक ज्ञान, यानी प्रोसीड्यूरल एंड कंसेप्चुअल नॉलेज। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसीड्यूरल नॉलेज के बारे में देख लेते हैं। प्रक्रियात्मक ज्ञान ये क्या होता है, देखिए यह कैसे करें से संबंधित ज्ञान है। यानी इसमें छात्रों को किसी समस्या को हल करने या प्रक्रिया को लागू करने की विधि सिखाई जाती है। यह ज्ञान ऐसा होता है कि किसी काम को हम कैसे करें। इसमें देखिए क्या होता है, उदाहरण के लिए देखिए गणितीय समीकरणों को हल करना और विज्ञान का प्रयोग करना। विभिन्न प्रकार के देखिए मैथ में समीकरण दिए गए रहते हैं, इक्वेशन दिए गए रहते हैं, तो उसको कैसे वो हल करें ये क्षमता उनके अंदर डेवलप होती है। दूसरा होता है देखिए अवधारणात्मक ज्ञान, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होता है इससे। इसमें देखिए मूलभूत अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझने और उनका अनुप्रयोग करने की क्षमता शामिल होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, लोकतंत्र की अवधारणा, इससे पुस्तकों में बच्चों को पढ़ने को मिलता है और उसकी वो बेहतर समझ स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद देखिए इससे व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता है, यानी प्रैक्टिकल एंड सोशल नॉलेज। व्यवहारिक ज्ञान देखिए क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज। इससे देखिए छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करने और उनका व्यवहारिक उपयोग करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए देखिए विभिन्न प्रकार के जीवन कौशल का उनको ज्ञान होता है, विकास होता है, उनके अंदर पर्यावरणीय जागरूकता विकसित होती है। सामाजिक ज्ञान क्या होता है, सोशल नॉलेज। विभिन्न प्रकार के सामाजिक मुद्दों, सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिक विचारों की समझ उनमें विकसित होती है। उदाहरण के लिए देखिए उनके अंदर विविधता का सम्मान करने, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार करने की क्षमता विकसित होती है। अब है अगला देखिए पाठ्य पुस्तकों में निहित शैक्षणिक तत्व, यानी पेडागॉगिक एलिमेंट्स। तो पहला इसमें क्या होता है, निहित शैक्षणिक तत्व अवधारणात्मक स्पष्टता और संदर्भ, यानी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड कंटेक्स्ट। तो देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहले स्पष्ट और व्यवस्थित सामग्री उपलब्ध होती है। जैसे देखिए पाठ्य पुस्तकें छात्रों को मूलभूत अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए सरल भाषा में समझाने में सहायता करती हैं और उसमें जो सामग्री रहती है वो व्यवस्थित तरीके से रहती है, जिसको पढ़ने के बाद छात्रों के अंदर रुचि उत्पन्न होती है और समझ विकसित होती है। देखिए प्रत्येक अध्याय में शुरू में देखिए भूमिका, फिर मुख्य अवधारणा और लास्ट में उसका सारांश दिया गया रहता है, जो छात्रों को क्रमिक और व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना चाहते हैं या हमारे पास समय का अभाव है, तो हम उसकी शुरू में अवधारणाओं को पढ़ लेते हैं कि इस पाठ को पढ़ने से हमको क्या ज्ञान होगा, ये शुरू में दिया रहता है, और फिर लास्ट में हम लोग उसका सारांश देख लेते हैं कि इस पाठ में किन किन बातों पर चर्चा की गई थी, उसको शॉर्टकट में। तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर उसकी गहन शिक्षा तो नहीं मिल पाती, लेकिन एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है और उससे आपको जानकारी मिल जाती है। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के संदर्भ और उदाहरण दिए रहते हैं। देखिए आप लोग देखते होंगे किसी किताब में कि लास्ट में संदर्भ दिया रहता है कि ये बात कहाँ से ली गया, इस किताब में जो चीज लिखा गया है तो उसको लिखने के लिए किन किन पुस्तकों का और किन किन चीजों का सहयोग लिया, यानी कहाँ से वो सब चीजें उसमें शामिल की गई हैं। तो इससे फायदा होता है। देखिए स्थानीय और वैश्विक संदर्भों के उदाहरण देकर छात्रों की समझ को गहरा किया जाता है। इसमें जो उदाहरण लिए जाते हैं कुछ स्थानीय होते हैं, कुछ इंटरनेशनल होते हैं, तो इससे क्या होता है कि छात्रों की जो समझ होती है वो बहुत गहरी होती है। इसमें देखिए वास्तविक जीवन से संबंधित उदाहरणों का उपयोग किया जाता है। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषयों में रोजमर्रा की घटनाओं को जोड़ दिया जाता है, जिससे बच्चों को समझने में बहुत आसानी होती है। दूसरा काम देखिए इससे क्या होता है, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया प्रणाली भी बहुत अच्छी तरीके से विकसित होती है। विभिन्न प्रकार की पुस्तकों में देखिए मूल्यांकन के अलग अलग रूप होते हैं। किसी किताब में देखिए
तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, कुछ क्विज टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि मूल्यांकन की जो तरह तरह की प्रणाली डेवलप हो जाती है और बच्चों का मूल्यांकन अलग अलग तरीकों से किया जाता है। देखिए, पाठ्य पुस्तकों में एमसीक्यू, लघु उत्तर, वर्णनात्मक प्रश्न के माध्यम से छात्रों की समझ का आकलन किया जाता है। यानी इससे पता लगाया जाता है कि बच्चे एमसीक्यू का तुरंत जवाब कैसे देते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जवाब कैसे दे रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक क्वेश्चन का जवाब कैसे दे रहे हैं। इससे देखिए आत्म मूल्यांकन करना भी संभव होता है। विभिन्न प्रकार के देखिए अभ्यास प्रश्न दिए गए रहते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप आधारित प्रश्न दिए गए रहते हैं, एक्टिविटी आधारित। विज्ञान की किताबों में देखिए ज्यादा दिया रहता है कि आपके घर में ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि ऐसा आपको करना हो तो आप कैसे प्रयोग करके इसको सिद्ध करेंगे। इस तरीके से देखिए किताबों में दिया रहता है और खास करके जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तब उसमें ये सब चीजें बहुत ज्यादा मिलती है। देखिए, माध्यम से छात्रों को आत्म मूल्यांकन का अवसर मिलता है। इसके बाद फिर देखिए इसमें फीडबैक और सुधार की भी सुविधा दी गई रहती है। यानी उत्तर पुस्तिकाओं में दिए गए मॉडल उत्तर और फीडबैक सुझावों से छात्रों की अपनी कमजोरियों को पहचानने और सुधारने में सहायता मिलती है। फिर देखिए इससे क्या होता है, संवाद और संवादात्मक शिक्षण संभव होता है। यानी विभिन्न प्रकार की संवाद परक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिसमें देखिए समूह चर्चा, विचार विमर्श और परियोजना कार्य होते हैं, जैसे संवाद परक शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना। इससे देखिए छात्रों को समस्या समाधान और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, जिससे वो लाभान्वित होते हैं। फिर इसके अलावा देखिए इसमें प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग किया जाता है, खुले प्रश्न पूछे जाते हैं, छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित किया जाता है। फिर इसमें देखिए मिश्रित दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। पाठ्य पुस्तकों में प्रश्नों के विभिन्न स्तर होते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ज्ञान की क्षमता को मापते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं विश्लेषण क्षमता का मापन करते हैं और कुछ मूल्यांकन को शामिल करके इसमें ये सब चीजें की जाती हैं। उसके बाद फिर देखिए समावेशी और संवेदनशील दृष्टिकोण भी अपनाया जाता है। यानी पाठ्य पुस्तकों में आप देखते होंगे कि किसी भी लिंग के खिलाफ भेदभाव वाली बात नहीं लिखी है। यानी सभी लिंग को बराबर महत्व दिया जाता है, महिला को भी और पुरुष को भी। किताबों में इस प्रकार का भेदभाव प्रदर्शित नहीं किया जाता है। देखिए लैंगिक और सामाजिक समावेशन इसमें मौजूद होता है। देखिए पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और विविधता के मूल्यों को समाहित किया जाता है। इसमें अन्याय और भेदभाव के खिलाफ जागरूकता भी प्रस्तुत की जाती है। विभिन्न प्रकार के उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से समावेशी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा देखिए जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियों का भी उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए सरलीकृत भाषा बहुत सरल रहेगी, जो कमजोर से कमजोर छात्र भी उसको पढ़ के समझ जाए। उसमें फिर देखिए विभिन्न प्रकार के चित्रों का उपयोग किया जाएगा। जो स्टूडेंट जैसे अक्षर से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, उनको ऐसे लिखा हुआ चीज पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, तो उनको चित्रों के माध्यम से समझने का मौका मिलता है। उनके लिए दृश्यात्मक सामग्री का इसमें उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए इसमें समावेशी गतिविधियों और परियोजनाओं को शामिल किया जाता है, जिसमें सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। अब चौथा काम क्या है इसमें कि पाठ्य पुस्तकों में ज्ञान और शैक्षणिक तत्वों का समावेश कैसे किया जाता है। इसके लिए देखिए पाठ्यक्रम का उद्देश्य और उद्दिष्टियां, जिसमें देखिए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का विकास किया जाता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा का गहन विकास करना होता है। उनमें समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना होता है। इसके अलावा फिर देखिए सामाजिक और नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक दायित्वों और सहिष्णुता को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य होता है। इससे उनके अंदर समाज में विविधता और समानता का सम्मान करना सीखते हैं वो लोग। इसके अलावा फिर देखिए गतिविधि आधारित शिक्षण और परियोजनाओं में ये कैसे उपयोगी होते हैं। विभिन्न प्रकार के देखिए प्रायोगिक और अनुभवात्मक शिक्षा इसमें प्रदान की जाती है। परियोजना आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग।
जिसमें छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करने का अवसर दिया जाता है। उनको विभिन्न प्रकार के क्षेत्र अध्ययन और सामाजिक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जाता है, जिससे छात्रों को समाज की वास्तविक स्थितियों से जोड़ने में सहायता मिलती है। देखिए, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें छात्रों को टूर पर ले जाया जाता है, तो टूर पर ले जाने से क्या होता है कि उनका सामाजिक जुड़ाव होता है और उससे उनकी जो जानकारी होती है और बेहतर होती है और वास्तविक स्थितियों से वे जुड़ पाते हैं। इसके अलावा देखिए, उनमें सहभागी और रचनात्मक शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। नाट्य प्रदर्शन के द्वारा, समूह गतिविधियों के द्वारा, कला आधारित शिक्षण के माध्यम से छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाए। देखिए, बहुत से ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जहां समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, नाटक का, ड्रामा का, तो विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी क्लास के स्टूडेंट एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे उनके अंदर सहभागिता और रचनात्मक शिक्षा का विकास होता है। फिर इसके बाद उसमें समूह चर्चा और विचार विमर्श संभव होता है। छात्रों को विचारों का आदान प्रदान करने और सहकर्मी शिक्षा को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलती है। इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण और प्रश्न आधारित शिक्षण भी करने में उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए, आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच का विकास करने के लिए क्या किया जाता है, विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करना पड़ता है। इसमें छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने और उनका मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा देखिए, तर्क और विश्लेषण पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों को समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे देखिए, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। विभिन्न प्रकार की शोध परियोजनाओं और स्वतंत्र अध्ययन के लिए छात्रों को सहायता मिलती है। छात्रों को समस्या समाधान और नवाचार में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, इस यूनिट में इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोगों ने बेहतर तरीके से किया और मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि ये चीजें आप लोगों के समझ में आए और इसके लिए मैंने अपने हिसाब से उदाहरणों को भी आपके सामने प्रस्तुत किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई हो और इस तरीके से आपका ये दूसरा पेपर भी आज कंप्लीट हुआ। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने चैनल पर आप लोगों का ये पेपर पढ़ाऊंगा, तो मैंने वो काम अपना किया। अब आप लोग का एक पेपर और बचता है, पर्यावरण वाला। तो वो देखिए, आपके बीएड 4th सेमेस्टर के नाम से मैं आप लोगों के लिए हो सकता है न पढ़ता। वो क्या है कि पर्यावरण शिक्षा, देखिए बहुत से ऐसे क्लासेस हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट है, तो वो पर्यावरण शिक्षा के नाम से क्लास अपलोड की जाएगी। तो उस क्लास को आप लोगों को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का पर्यावरण वाला जो पेपर है उसमें कवर हो जाएगा। क्योंकि पर्यावरण शिक्षा देखिए बीए में भी है, आपके बीएड में भी है और भी कोर्सेस जो लोग स्टूडेंट करते हैं उसमें भी पर्यावरण शिक्षा के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो जो पर्यावरण शिक्षा वाला जो क्लास होगा वो कंबाइंड क्लास होगा, वो बीएड के लिए भी होगा, बीए के लिए भी होगा और बीए में विभिन्न विषयों के छात्रों के लिए भी उपयोगी होगा। तो उसकी क्लासेस कुछ दिनों में मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को इन मेरी क्लास में इतने देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।